मेरे देवर बिल्कुल मेरे पति के हमशक्ल थे। शादी हुई तो अक्सर पता ही नहीं चलता कि पति कौन सा है और देवर कौन सा है। मैं देवर के सामने जाने से भी कतराती दी थी और ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजार दी। लेकिन एक रात पति मेरे पास लेटे थे। दिल धक कर रहा था। आंखें खोलकर देखा तो पति की जगह मेरी शादी हुई तो सुहाग रात पर मेरे कमरे में दो लड़के बैठे हुए थे। मैं नजर झुका कर बैठी हुई थी। मैंने बस उन दोनों के पैर ही देखे थे। मुझे हैरत हुई कि मेरे पति के साथ दूसरा कौन हो सकता है, वह भी रात के इस वक्त। जैसे ही मैंने अपनी नजरों को ऊपर उठाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए कि दोनों की शक्ल एक जैसी थी। जरा सा भी कोई फर्क नहीं था। बालों का स्टाइल एक जैसा था। मैं तो चौंक गई थी क्योंकि यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उनमें से मेरा पति कौन सा है और कौन सा नहीं है। मैं अभी इन्हीं बातों का अंदाजा नहीं लगा पाई थी कि एक लड़का मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। कहने लगा कि बताओ तुम्हारा पति कौन सा है। मैं यह फैसला कैसे कर सकती थी? मैं यह फैसला कोई भी नहीं कर सकता था क्योंकि दोनों में से जरा सा भी कोई फर्क नहीं था। अभी मैं इसी सोच में परेशान थी कि जवाब दूं, लेकिन तभी दूसरा लड़का मेरे पास आकर बैठ गया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कि मैं शरद हूँ और यह मेरा भाई सुबीर है। उस लड़के की बात पर मुझे भरोसा नहीं हुआ। यह मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि वह दोनों जुड़वा हैं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि शरद का कोई जुड़वा भाई भी है। मुझे यह बात पता थी कि इनका एक भाई है, लेकिन यह नहीं मालूम था कि जुड़वा है, क्योंकि मेरी सास जब रिश्ता देखने आई थी तो कहने लगी कि मेरा एक बेटा विदेश में रहता है। कह रही थी कि मेरी ख्वाहिश है कि वह भी यहाँ पर सेटल हो जाए, लेकिन वह नहीं सुनता। मुझे लगा शायद जो लड़का शरद बनकर मेरा हाथ थामा है कहीं वह मेरा देवर ही ना हो और मजाक में सब कह रहा हो। मैं बहुत परेशान थी। मैं चुप सी बैठी थी कि जब सासू माँ आई तो बताने लगी शरद बेटे ही आपके पति हैं। और एक तरफ सुबीर कहने लगा भाभी मैं तो यहाँ बस 2 महीने का मेहमान हूँ, फिर वापस दूसरे देश चला जाऊंगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा भी बंद कर दिया। शरद मेरी उड़ी हुई रंगत को देखकर मुझे तुम्हारे चेहरे पर यही अंदाज देखने थे कि हम दोनों को देखकर तुम कितना परेशान होती हो। यह कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से बहुत ही खूबसूरत सोने की चैन निकाली और मुझे वह मुंह दिखाई के तौर पर पहना दी। सुबह नाश्ते पर मेरी सास ने बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ते का इंतजाम किया था। मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरा देवर भी मेरी सास के साथ किचन में नाश्ता बनाने में बिजी था। मैं शरद के साथ कुर्सी पर बैठी थी, मेरे सामने थे। कहने लगे यह आलू के पराठे हैं भाभी, इसे खाकर देखिए कैसा बना है। यह कहकर वह कुर्सी पर बैठ गए क्योंकि शरद को एक कप चाय भी बनाने नहीं आती। लेकिन मेरी बीबी के बड़ी किस्मत वाली होगी क्योंकि मुझे सब कुछ बनाने आता है। वह जल्द ही मुझसे घुल मिल गए थे। शादी के बाद शरद मुझे हनीमून पर लेकर गए। जब हम वापस आए तो मैं किचन का काम संभाल लिया। शरद के साथ हर लम्हा मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत गुजर रहा था। एक दिन रात को शरद के आने से पहले मैं तैयार होकर उसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि वह मुझे आज बाहर डिनर करने ले जाएंगे। मेरी सास की इजाजत दे चुकी थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाजा खोला। सामने शरद खड़े थे। मैंने उनके हाथ से उनके ऑफिस की बैग ले ली और कहा आपको अपना वादा तो याद है ना? मैं बस तैयार हूँ, आप भी फ्रेश हो जाइए, फिर हम लोग बाहर चलेंगे। वह मुझे आश्चर्य से देखने लगे। कौन सा वादा? मैंने उन्हें घूर कर देखा। मैंने कहा बहाने बनाने की कोशिश मत करो। आपने सुबह खुद ही कहा था कि आप मुझे बाहर डिनर करवाएंगे। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगे। मैंने कब इनकार किया है? इसके बाद वह कहने लगे जल्दी चलो, यह ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। मैंने कहा आप अभी ऑफिस से आए हैं, कम से कम एक कप चाय तो पी लो। लेकिन शरद को शायद ज्यादा ही जल्दी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गए। एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, फिर वापस घर आ गए। जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हुए, सामने मेरी सास के साम सुबीर बैठे हुए थे। मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मैं उनके मुस्कुराने की वजह नहीं जान पा रही थी। उसके बाद शरद का
जोर से हंसना हुआ और वह हंसते हुए मेरी सास के पास जाकर बैठ गए। फिर सुबीर ने शरद के पीठ पर एक थपकी मारी, कहने लगे, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम मेरे हमशक्ल हो तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरी बीवी के साथ कहीं भी चले जाओ। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिसके साथ मैं अभी डिनर करके आ रही थी वह सरज नहीं बल्कि मेरा देवर सुबीर था। लेकिन उसने तो मुझे जरा सा भी शक नहीं होने दिया कि वह शरद नहीं है। मैं घूर कर शरद की तरफ देखा तो फिर से वह हंसने लगे, कहने लगे, मैं बड़ी भोली बीबी पाई है। क्या तुम्हें जरा सा भी शक नहीं हुआ कि यह तुम्हारा पति नहीं बल्कि देवर है? यह सुनकर मैं तो अब डरने लगी थी। शरद मुझे जब भी कहते कि वह मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हैं, मैं जल्दी से इनकार कर देती। समझ नहीं आता कि रात को आएंगे वह शरद होंगे या सुबीर। मेरी शादी को 2 महीने हुए गुजरे थे कि मुझे चक्कर भी आने लगे। मेरी सास मुझे अस्पताल ले गई तो मुझे डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। मैं बहुत खुश हुई। यह खबर जब शरद को पता चली तो वह मुझसे ज्यादा खुश थे। कहने लगे, शादी के बाद तुम एक बार भी अपने मायके नहीं गई। कुछ दिन मायके में रहकर आराम करो। फिर मैं मायके चली गई। 1 महीने बाद जब मुझे शरद लेने आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। दाढ़ी नहीं बनाई हुई थी, काफी दुखी लग रहे थे। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? क्या मेरे बगैर उदास हो गए थे जो यह हालत बना रखी है? मेरी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई। कहने लगे, हाँ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास था, इसीलिए मेरी हालत ऐसी हो गई है। मैं उनके साथ वापस आ गई। मुझे तो लगा कि इन दिनों के बारे में एक एक बात बताएंगे जो उन्होंने मेरे बगैर बिताए हैं, लेकिन वह तो खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गए। यह देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, आप सोफा पर क्यों लेटे रहे हैं? कहने लगे, मेरे सर में दर्द है, सोना चाहता हूँ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं उठकर उनके पास गई। मुझे अपने करीब देखकर उठकर बैठ गए। कहने लगे, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, क्या आप मुझसे नाराज हैं कि मैं आपको छोड़कर मायके में इतने दिन के लिए रह गई थी, इसीलिए आप सोफे पर सो रहे हैं? मेरी आंखें ना चाहते हुए भी भीगी हुई थी। मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहती थी, लेकिन वह तो मुंह मोड़कर सोने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा हक बनता है कि मायके में जाकर रहो। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आया था। वह कह रहे थे कि आपकी पत्नी बहुत कमजोर है, इसीलिए विस्तार है कि जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती आप अपनी वाइफ से दूर रहे, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। फिर कहने लगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यह पूरा वक्त अच्छे से गुजर जाए। तुम आराम से बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। सुबह जैसे ही शरद ऑफिस गए, कुछ देर बाद सुबीर, मुझे अब वापस जाने की इजाजत दो। आपने क्यों मुझे कसम देकर रोक रखा है? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मुझे वापस जाना है और वहीं रहना है। सास कहने लगी, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वह कहने लगा, मुझे अभी 2-4 साल शादी नहीं करनी है। जब मुझे शादी करनी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर मेरी सास रोने लगी। सुबीर उन्हें उदासी से देख रहा था। कहने लगा, माँ, क्या हो गया है आपको? उसने मेरी सास को अपने गले से लगा लिया। मेरी सास कहने लगी, तुम 2 ही तो बेटे हो मेरे, और कोई औलाद तो है नहीं। मैं तुम्हें यहीं देखना चाहती हूँ, तुम दोनों की खुशियाँ यहाँ देखना चाहती हूँ। तुम इतनी दूर दूसरे देश चले जाते हो और 3-4 साल बाद अपनी शक्ल दिखाते हो। मेरी सास अपनी जगह सही थी। सुबीर को चाहिए कि वह यहीं पर सेटल हो जाए। सुबीर ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, भाभी, आप ही माँ को समझाओ। मैंने कहा कि वह तो अपनी जगह ठीक है, तुम तो जिद पर अड़े हुए हो। जब वह नहीं चाहती कि तुम बाहर विदेश में रहो तो यहीं पर अच्छी नौकरी ढूंढ लो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, भाभी, आप भी माँ को समझाने की बजाय उल्टा मुझे ही समझा रही हैं। रहने दो भाभी, आपके बस की बात नहीं है। मैं शरद से कहूंगा कि वह माँ को समझाए। मुझे हर हाल में यहाँ से जाना है। सुबीर यह कहकर खड़ा हो गया। मेरी सास कहने लगी,
ठीक है, फिर ऐसा करना, मेरा मरा हुआ मुंह देखकर जाना। यह सुनना था कि सुबीर ने तड़प कर अपनी माँ की तरफ देखा। वह अभी भी आंसू बहा रही थी। फिर वह कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वह वापस आया। उसके हाथ में फाइल थी। मेरी सास ने तेज गुस्से में कहा, तुम मान क्यों नहीं रहे हो और जाने की तैयारी क्यों कर रहे हो? नहीं माँ, मैं यहाँ नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। आप नहीं चाहती इसीलिए नहीं जा रहा। यह सुनकर मेरी सास को सुकून हुआ। रात के शरद को ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाने लगे। मैंने उनके हाथ थाम लिए। मैंने कहा, यहाँ पर बैठो मेरे पास, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह मेरे पास बैठ गए। मैंने कहा कि कुछ महीने ही रह गए हैं नए मेहमान के आने में। हमें चाहिए कि अब हमें उसके लिए शॉपिंग करें। यह कहकर मैंने शरद के कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक झटके से वह मुझसे पीछे हट गए। उनकी हरकत देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? कहने लगे, कुछ नहीं। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम जो चाहे सामान खरीद लेना, लेकिन आजकल मैं ऑफिस में बिजी हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता। मैं दुखी मन से सोच में पड़ गई। सुबह में कुछ देर से उठी तो मैंने देखा कि शरद ऑफिस जा चुके थे। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, शरद मुझे कोई भी काम नहीं करने देते थे और ऑफिस भी खुद ही चले जाते थे। मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। दोपहर के टाइम पर सुबीर घर पर आया तो कहने लगा कि उसे नौकरी मिल गई है। सुनते ही मेरी सास खुश हो गई। सुबीर के सर पर हाथ रखा और बहुत सारी दुआएं दी। फिर मुझे कहने लगी कि बस जल्दी से अब अपनी देवरानी ढूंढो, इसी महीने में इसकी शादी भी कर दूंगी। यह सुनता था कि सुबीर ने तो गुस्से में आ गया और कहने लगा, मुझे कोई शादी नहीं करनी। अगर आप आगे से ऐसी बात करने की कोशिश की तो मैं वापस चला जाऊंगा। आप भले ही नाराज होते रहो तो हो जाए। मुझे लगा शायद वह यह किसी लड़की को पसंद करता है, तभी इतने गुस्से से यह बात कर रहा है। मैंने सोचा कि मुझे उसे पूछना चाहिए, इसीलिए शाम को चाय बनाकर मैं उसके कमरे में गई। मुझे देखकर वह उठकर कहने लगा, भाभी यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मैं खुद बाहर आ जाता, अपना ख्याल रखा करे। मैंने कहा, कोई बात नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। यह कहकर मैं उसके पास बैठ गई। कहने लगा, क्या बात है भाभी? मैंने कहा, एक बात पूछूं, सच बताओगी? मैंने कहा, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है जो तुम यहाँ शादी नहीं करना चाहते? मेरी बात सुनकर कुछ देर बाद मुझे देखा, फिर कहने लगा, हाँ मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं माँ को उस लड़की के लिए राजी कर लेती हूँ। कहने लगा, वह भाभी कभी भी यहाँ पर नहीं आएगी, इसीलिए आप माँ को राजी मत करो, मुझे यहाँ से जाने दो। यह सुनकर तो मैं भी परेशान हो गई, क्योंकि माँ तो इस बात पर कभी राजी नहीं होती। कुछ महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश थी। मेरी सास भी अपने पोते को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन शरद बहुत खामोश थे। बार बार बेटे को देखते और फिर नजरें हटा लेते। मेरा बेटा 2 महीने का हो चुका था। मैंने यह बात नोटिस की। अब भी शरद सोफे पर ही सोते थे। कहते थे, मैं अगर बेड पर सोऊंगा तो मेरा बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मेरा सब्र अब जवाब दे रहा था। मैंने शरद से कहा कि आज आप मेरे साथ सोएंगे बेड पर, मैं कुछ नहीं जानती। यह सुनकर उनके चेहरे की रंगत बदल गई। मैं उनका हाथ पकड़ लिया, कहा कि अब आपके सामने कोई भी बहाना नहीं है, आप क्यों मुझसे दूर रहते हैं? उन्होंने जब मेरे हाथ से अपना हाथ अलग किया तब आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। कहने लगे, भी सब्र करके थक चुका हूँ। मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कह रहे थे। कहने लगे कि मैं शरद नहीं हूँ, मैं सुवीर हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिल बैठने लगा था। इतना बड़ा मजाक यह कैसे मेरे साथ कोई कर सकता था? और रात के वक्त शरद ने उसे इजाज़त कैसे दी थी कि वह मेरे कमरे में आए? मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कहा है शरद, अब मैं उसे बात नहीं करूंगी। उन्होंने तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में आने की इजाज़त दी तो कैसे?
यह कहकर मैं बाहर जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, भाभी पहले मेरी बात तो सुन लो। जो खबर उसने मुझे सुनाई, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह कहने लगा, जब आप मायके गई थी तो उस वक्त मैं और शरद एक साथ गाड़ी में दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। हमारी गाड़ी पूरी तरह टूट चुकी थी। फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, उस एक्सीडेंट में शरद की मौत हो गई थी। यह सुनना था कि मैं कई कदम उससे पीछे हट गई। मैंने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे लगा कि मेरे सर पर आसमान गिर रहा है। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो रोजाना यह कहकर मैं चुप हो गई। मुझे याद आने लगा कि मैं इस 9 महीने के वक्त में शरद और सुवीर को इकट्ठा एक साथ नहीं देखा था। शरद के ऑफिस जाते ही पीछे से सुवीर आ जाता। रात को शरद आते तो कहते, सुवीर अपने दोस्त में बैठा है, देर से घर आएगा, उसके पास घर की चाबी है, वह खुद ही आकर सो जाएगा। फिर वह कहने लगा कि मैं पिछले कई महीने से शरद बनकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती और आपकी भी हालत ऐसी थी कि अगर मैं आपको पहले बताता तो शायद मेरे भाई को निशानी भी खत्म हो जाती। और मैं चाहता था कि मेरे भाई की औलाद इस दुनिया में जरूर आए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माँ से कुछ मत कहिएगा। उसने कहा कि वह मुझे विदेश जाने दे। मैं माँ की नजरों से सुवीर बनकर चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा। फिर यहाँ रहूंगा शरद बनकर हमेशा के लिए। उसकी बात सुनकर मैं हैरानी से उसे देखा था। मैंने कहा, तुम कैसे यहाँ रह सकते हो? कहने लगा कि मैं आपसे शादी कर लूंगा, लेकिन यह शादी मेरी माँ की नजर में नहीं आनी चाहिए। उन्हें हमेशा यही लगना चाहिए कि मैं ही शरद हूँ और मैं आपको भी अकेला नहीं छोड़ सकता, ना ही अपने भतीजे को बेसहारा छोड़ सकता। हम लोग चुपके से शादी कर लेंगे। प्लान के मुताबिक कुछ दिन बाद ही माँ की नजरों से सुवीर हमेशा के लिए विदेश चले गए। इस बात को बीते हुए 4 साल हो गए और मेरी सास अभी भी यही समझती कि शरद ही मेरे पास रहते और सुवीर ने वहाँ शादी करके माँ को बिल्कुल भुला दिया। शायद यह राज मेरी सास को कभी नहीं पता चलेगी। फिर मेरी सास एक दिन अचानक से बीमार पड़ गई। उनका हार्ट अटैक आ गया और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरी सास को आज तक नहीं पता चला कि शरद भी इस दुनिया से छोड़कर चले गए। फिर इसके बाद सुवीर और मैं दोनों साथ में अपने 4 साल के बेटे के साथ एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। वक्त कैसे बीत जाता है किसी को पता नहीं चलता, लेकिन बीता हुआ वक्त हमेशा याद रहता है। कुछ ऐसे ही कहानी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।